ओके। और एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ जी, माइक रिकॉर्डिंग पर आ गया। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे जरा कंफर्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी। आज की जो आपकी क्लास है, दिस इज रिलेटेड टू थर्मल फिजिक्स। अच्छा, पहले बिफोर वी स्टार्ट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपको क्लियर करने हैं। जी, कुछ चीजें आपके सिलेबस से ऐड सब्ट्रैक्ट हुई हैं। उनमें से पहली जो चीज है वो आपके पास ये है कि आपके पास टेम्परेचर वाला चैप्टर पूरा हट गया है। टेम्परेचर का चैप्टर अब आपके पास सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। और जो चीजें थर्मोमेट्री वाला जो पार्ट था वो अब आपके पास सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब उसकी और दूसरी चीज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ये दो चीजें थी जिनके फॉर्मूले आपके पास से हट गए हैं। आपके पास इनकी डेफिनेशन मौजूद है, मैं रिपीट करूंगा। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ये दो फॉर्मूले आपके पास नहीं है, हट गए हैं। जबकि डेफिनेशन मैकेनिज्म आपके पास मौजूद है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या चीजें हट गई। नंबर वन, थर्मोमेट्री वाला पार्ट हट गया है जी आपका। थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना, थर्मोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक और वो कुछ चीजें थी, वो अभी आपको नोट्स में भी नजर आएगा, वो हट गया है। और दूसरा, ट्रांसफर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्मूले Q इज इक्वल टू ml वाले वो हट गए हैं। डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, डेफिनेशन आपके पास आएगी, आ सकती है। अब जी आपके पास बिस्मिल्लाह करते हैं। ट्रांसफर चैप्टर्स हैं बेसिकली थर्मल फिजिक्स के। पहला चैप्टर आपके पास ट्रांसफर थर्मल एनर्जी, दूसरा है आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज, तीसरा है आपका जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ना भी कराया जाए तो इतना मसला नहीं है कि वो माशाल्लाह आप सबको काफी बेहतर तरीके से आता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहला है जी ट्रांसफर थर्मल एनर्जी। अब ट्रांसफर का मतलब होता है कि किसी जगह से दूसरी जगह जाना, मुंतकिल होना, ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के चैप्टर के अंदर आप जो चीज पढ़ रहे होते हैं वो होता है जी आपके पास आ, एक सेकंड। हाँ, वो होता है जी आपके पास आ, कि आप थर्मल एनर्जी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आपके पास थर्मल एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कहलाता है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। बेसिकली तीन प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप ये काम करते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर हम कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर आपके पास आप सॉलिड पार्टिकल्स, अब याद रखिएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होगा। कंडक्शन कभी लिक्विड और गैस में नहीं हो सकती। अब आपके जहन में सवाल जनरेट होगा कि जी सर फहद ऐसा क्यों है। क्यों? इसलिए बेटा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के अंदर इन मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे से टकराना है। ठीक है। अब अगर आपके पास इन मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं होगी, यानी बहुत ज्यादा स्पेस है, यानी वो आपस में एक दूसरे से इन कांटेक्ट नहीं है, तो वो टकराएंगे कैसे? तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ सॉलिड्स के अंदर ये लिबर्टी है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा सकते हैं। सॉलिड्स के अलावा गैसेस और लिक्विड्स दोनों में स्पेस ज्यादा होने की वजह से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आ सकते, टकरा नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात यह कि सॉलिड्स कंडक्शन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट से मुराद फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कोई चीज उठ के दूसरी जगह नहीं जा रही। क्या होता है जी, आप किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब हीट करते हैं, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
अब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जाके जी पहले मॉलिक्यूल से टकराता है। अगर आप गौर से देखें तो मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाऊं, मैंने एक अदर डॉट बनाया हुआ है टू शो द इलेक्ट्रॉन। जब आप एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये जाके टकराएगा पहले मॉलिक्यूल से। दिस विल स्टार्ट अ रिगरस वाइब्रेशन, एक कोलिजन का पैटर्न शुरू होगा यहां से, जो इस पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक मुस्तकिल चलता रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है? काइंडली थम्स अप करके बताएं इफ दिस इज क्लियर। ठीक है जी। अब आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जी जब कोई भी कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप हीट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद पहले मॉलिक्यूल से जाकर टकराएंगे। वो पहला मॉलिक्यूल एक विगरस वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा और एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूअस कोलिजन की वजह से थर्मल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होगी। अब अगर आप हाइलाइटेड टेक्स्ट में देखें तो लिखा हुआ है नो फिजिकल मूवमेंट। इसका क्या मतलब हुआ जी सर फहद? इसका मतलब ये हुआ कि देखें, आपको अगर कोई चीज पानी लाना है या कोई चीज लानी है तो आप उठ के जाएंगे अपने जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिस तरह भी ये क्लास ले रहे हैं, तो आप उठ के जाएंगे पानी का ग्लास में। दिस इज योर फिजिकल मूवमेंट। लेकिन जब आपके मोबाइल पर कॉल आती है तो आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, आपका मोबाइल उठ के आपके पास नहीं आ जाता। तो वो फिजिकल मूवमेंट ना होने से मुराद ये है कि मॉलिक्यूल उठ के किसी दूसरी पोजीशन पे नहीं जाएगा, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल एडजेसेंट होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी, जो कि हमारे पास लिबर्टी लिक्विड और गैस में नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? काइंडली रिस्पॉन्ड करें। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा जी। इसके बाद अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन क्या है जी? कन्वेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टेबल को अपने पास लिखें, कॉपियों में जो भी आप कॉपी कर रहे हैं उसमें ये लिखें और इसको याद रखना है। अब ये टेबल क्या है, जो छोटा सा की पॉइंटर के साथ टेबल बना हुआ है, ये बता रहा है बेटा कि जब भी किसी भी लिक्विड या गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक मेजर मिसकंसेप्शन जो हमारे यहाँ बच्चों में है, वॉल्यूम से मुराद क्या है? वॉल्यूम से मुराद साइज का बढ़ना नहीं है, ये याद रखें। वॉल्यूम से मुराद ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल 2 सेंटीमीटर का था वो 8 सेंटीमीटर का हो गया। नो, नेवर। वॉल्यूम में साइज कभी नहीं बढ़ता। ये पेपर वन में सवालात आते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, क्या चीज बढ़ेगी? तो ये याद रखिएगा, साइज कभी नहीं बढ़ता, स्पेस या डिस्टेंस बढ़ता है। फिजिक्स में वॉल्यूम बढ़ने से मुराद, यहां थर्मल फिजिक्स में हम स्पेस को ले रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? काइंडली रिस्पॉन्ड करिएगा ऑल 21 स्टूडेंट्स। अरीबा इरफान को समझ में नहीं आया? अरीबा इरफान, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखें, एक मॉलिक्यूल है ये चीज, जब आपने इसको हीट किया तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये नहीं होगा कि इसका साइज बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्या अब क्लियर है बेटा? अरीबा क्लास ग्रुप पे मैसेज करो बाकी दुआ वगैरह को कि वो ज्वाइन करें। हंसी मैसेज किया बेटा? अच्छा जी। अब जब आप किसी भी लिक्विड या गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो डेंसिटी कम हो जाएगी। ये कैसे होगा जी? ओ लेवल्स में, O1 में, जब आप O1 पढ़ रहे थे तो आपको मास वेट डेंसिटी के नाम चैप्टर पढ़ाया गया था और आपको ये बताया गया था कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आपकी डेंसिटी कम होगी, ये देख लीजिए। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो रही है
और हमें ये पता है लेस डेंस यानी कि हल्की चीजें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं, फ्लोट करती हैं, ऊपर जाती हैं, सिंक नहीं करती। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या ये क्लियर है? ये अगर ये क्लियर है तो इंडिविजुअल थम्स अप करके बताइए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या क्या कि दूसरा क्या, गैस का टेम्परेचर कम करते हैं। ठीक है जी। जब लिक्विड और गैस का टेम्परेचर कम किया जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देंगे, श्रिंक करना शुरू कर देगा वो। जब वो करीब आना शुरू होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या, वो चीज भारी हो गई, आसान तरीन जबान में हम कहना चाहेंगे। अब अगर वो भारी हो गई है तो वो नीचे आएगी। मैं ये टेबल दोबारा समझा रहा हूं क्योंकि ये टेबल अगर समझ आ गया, समझे, कन्वेक्शन आसान हो गई। अब वो आपको किसी भी, चाहे वो रन का सवाल दे, चाहे वो स्विमर का सवाल दे, चाहे वो किसी ब्लॉक का सवाल दे, वो किसी भी तरह देगा, वो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपने ये करना कैसे है। आपके पास क्या है जी, आपके पास करना ही है कि जब किसी भी लिक्विड या गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके दरमियान की स्पेस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से वो चीज ऊपर की तरफ जाएगी, मूव अप यानी कि राइज करेगी, फ्लोर करेगी, फ्लोट करेगी। क्या ये बात समझ में आती है? फिर आते हैं जी अगला पॉइंट, अगर आप किसी भी लिक्विड या गैस का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो भाई आपका वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वो चीज क्या होगा जी, नीचे आ जाएगी। अब मेरे पास ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड को मैंने पूरे की डेंसिटी एक रखी, पूरा लिक्विड पानी ले लिया जी, पानी की डेंसिटी एक है। अब मैंने यहां से इसको हीट करना शुरू किया। डेल्टा क्यू सिंबल होता है हीट का, याद रखिएगा। कभी घबरा जाए कि जी ये डेल्टा क्यू क्या है। डेल्टा क्यू से मुराद क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी। जब आपने यहां से एनर्जी सप्लाई करी तो अब यहाँ पे दो रीजन बन गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी। ए क्या है, जो इसके करीब है, बी क्या है, जो थोड़ा सा दूर है। अब जब ए के मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स का दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ गया तो भाई ये हल्के हो गए, ये ऊपर चले जाएंगे। इनको फिजिकली रिप्लेस करेगा जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? डन जी। फिर आप कहते हैं कि जी कन्वेक्शन होती कैसे। तो जरा कन्वेक्शन का यहां से लेके यहां तक की स्टेटमेंट पढ़ें कि जब भी किसी भी लिक्विड या गैस को हीट किया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते ही उनके दरमियान की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब यू कैन रिक्रिएट योर आंसर इफ द स्पेस इज गिवन टू यू। लेकिन अगर स्पेस कम है तो आप डायरेक्ट डेंसिटी की बात कर सकते हैं, आप टेम्परेचर और डेंसिटी को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। तो जब डेंसिटी डिक्रीज करेगी जिसकी वजह से वो वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। ये वाला जो सिंबल है ये आपने ओ लेवल्स के अलावा अपने घर के एसी जनरेटर पे भी जनरेट एसी पे भी देखा होगा कि वो ये साइन बना होता है। इसी वजह से आपका जो एसी लगा हुआ है आपके घर के कमरे के अंदर वो ऊपर की तरफ है और हीटर नीचे जमीन की तरफ लगाया गया है, ताकि ठंडी हवा जो होती है वो हल्की होती है, वो ठंडी हवा भारी होती है, वो नीचे आ जाती है। इसीलिए एसी ऊपर लगाया जाता है कि डायरेक्ट हवा नीचे आए। और हीटर की हवा हल्की होती है तो वो नीचे लगाया जाता है ताकि हवा ऊपर की तरफ जाए। क्या ये बात समझ में आती है?
इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिजल्ट्स ऑफ कन्वेक्शन, कि कन्वेक्शन से होता क्या। कन्वेक्शन की वजह से बेसिक आपके पास कन्वेक्शन कहाँ देख रहे हो डेली लाइफ में जी, दो हैं पॉइंटर्स। एक है जी आपके पास सी ब्रीज और दूसरा है जी आपके पास लैंड ब्रीज। अब आपको पता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है। देखिए मेरे ख्याल से शायद O2 में भी कोई आपको पढ़ाया जाता है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के दरमियान का फर्क यह है कि ड्यूरिंग डे टाइम ये आपके पास सी है, ये आपके पास लैंड है। जो सूरज है वो जमीन का टेम्परेचर ज्यादा रखता है। तो यहां से हवा ऊपर की तरफ जाती है, क्यों जी? गर्म हवा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी। जिस जगह की डेंसिटी कम होती है वहां से एयर ऊपर उठती है, और इसको बैलेंस करने के लिए समंदर की हवा इस तरीके से रिप्लेस करती है। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड। अरीबा दोबारा सुन ले। देखें, मैं डायग्राम बना देता हूं। ये सूरज है जी। अब जमीन पर जाहिर सी बात है हमने सारे दरख्त वरख्त काट दिए, हमें पुल बनाने थे, हमें ब्रिजेस बनाने थे, हमें तरक्की करनी थी, हमने सारे दरख्त काट दिए। अब जब दरख्त काट दिए और सब चीजें कर दी तो क्या हुआ, आपके पास यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। जब टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी, जाहिर सी बात है आपके पास जो है वो चीज जो है वो एक तरह से वो हो गई, हल्की हो गई। जब हल्की हुई तो यहां से हवा जो है वो ऊपर उड़ गई और यहाँ की हवा ने आके रिप्लेस किया। आप लोगों ने, आप लोग अब माशाल्लाह इतने ग्रोन अप हैं, आप आज से आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उन्होंने हीट वेव का नाम आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले नहीं सुना होगा। ये जो नया हीट वेव आई थी मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, आज से कोई 6-7-8 साल पहले रमजान के टाइम पे पहली हीट वेव आई थी, और उसमें को 50-60 से ज्यादा इंसान जो है वो मर गए थे, बिकॉज इंतकाल हो गया था उनका रोजे की हालत में। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़े जा रहा था, बढ़े चले जा रहा था, और गर्मी बेतहाशा थी, बर्दाश्त से बाहर। अब तो खैर हर साल 2-3 दफा आ जाती है हीट वेव, आपको भी आदत हो गई। तो उस हीट वेव में होता क्या है, उस हीट वेव में अल्लाह पाक ये वाला जो करंट है ना, ये वाला जो हवा आ रही है ये रोक देता है। सिर्फ टेम्परेचर बढ़े जा रहा है और हवा ऊपर जाए जा रही है, कोई उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। तो सी ब्रीज में क्या होता है कि आपके पास एक बैलेंसिंग है, कि जब जमीन की टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हवा ऊपर उठ रही है तो समंदर से हवा इधर आके इसको बैलेंस करेगी। क्या ये बात समझ में आती? क्या ये बात समझ में आती है जी? अच्छा जी, अब रात के टाइम इसका उल्टा होगा। रात के टाइम क्या होगा कि जी पूरा दिन समंदर बेचारे ने गर्मी बर्दाश्त करी, रात होते ही भाई हमारा जो नेचुरल सोर्स है वो तो सूरज है, जैसी रात होगी टेम्परेचर जमीन का एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि जब तक सूरज है आपकी टेम्परेचर ज्यादा है, जैसी सूरज जाएगा आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है सी का। तो रात के टाइम समंदर से हवा ऊपर उठती है और जमीन उसको बैलेंस करती है। क्या ये बात समझ आती है? इंडिविजुअल बताइएगा बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। थम्स अप करें काइंडली सारे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। अरीबा बेटा एंड अयान,
यहाँ इस तरह डायग्राम रहता है, ये सी है, ये लैंड है। रात हो गई जी। अब हमें ये पता है कि पूरे दिन सूरज की वजह से गर्मी थी, टेम्परेचर ज्यादा था। अब रात के टाइम क्या हुआ, टेम्परेचर लैंड का एकदम से ड्रॉप कर गया, तो सी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो यहां से एयर ऊपर उठेगी, और लैंड का टेम्परेचर कम है इसलिए हवा इसको रिप्लेस करेगी। क्या अब बात समझ में आती है अयान एंड अरीबा? ओके जी। अब आते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन तीसरा मैकेनिज्म है जिससे आप थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं और होती है। रेडिएशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस से मेरी मुराद क्या है कि भाई अगर आपके पास मीडियम मौजूद है, फाइन, बहुत अच्छा, नहीं है, रेडिएशन को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आज डेली लाइफ एग्जांपल बताएं तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है जी, सूरज से आने वाली हीट और लाइट। सूरज जमीन के बीच में वैक्यूम है, किसी भी तरह की मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, और जमीन के अंदर आते ही एयर है, गैसेस हैं, आप पढ़ते रहते हैं। तो रेडिएशन मीडियम मौजूद होगा तब भी हो जाएगी, रेडिएशन मौजूद नहीं होगा तब भी हो जाएगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है। अच्छा, यहां एक और काबिल जिक्र बात कर दूं कि सूरज से आने वाली रेडिएशन में तीन तरह की वेव्स होती हैं। एक होती है इंफ्रारेड, एक होती है अल्ट्रावायलेट, और एक होती है विजिबल। तीन तरह की वेव सूरज से हमारी जमीन तक आ रही हैं, जिनमें एक इंफ्रारेड है, एक अल्ट्रावायलेट है, और एक विजिबल है। विजिबल की वजह से आप इस वक्त ये स्क्रीन देख रहे हैं। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में एक रेडिएशन पैटर्न बनता है। अगर आपने मूवीज वगैरह देखी हो तो मूवीज वगैरह में हीट सीकर्स मिसाइल वगैरह या हीट सीकर सिस्टम दिखाते हैं कि अगर आप कहीं से भागते हुए आ रहे हैं और आपको सिस्टम के थ्रू देखा जाए तो आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, आप बहुत ज्यादा रेडिएट कर रहे होते हैं एनर्जी, तो रेड कलर के बादल दिखाई देते हैं आदमी के चारों तरफ। वो क्या है? वो रेडिएशन। कुछ केसेस में कन्वेक्शन भी है, लेकिन सूरज से हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो हीट आ रही है, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। इसके बाद आते हैं जी गुड और बैड, एब्जॉर्बर, एमिटर, रिफ्लेक्टर। अब इनको तीनों के नाम पढ़ें और समझें। देखिए, एमिटर का मतलब होता है अपनी इंटरनल एनर्जी जो बाहर निकाले, अपनी इंटरनल एनर्जी को बाहर जो निकालेगा। एब्जॉर्बर का मतलब होता है जो बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और रिफ्लेक्टर का मतलब ये होता है बस धकेल दे, अंदर आने या बाहर जाने ना दे। दोबारा सुन लीजिए, इन तीन वर्ड्स का मतलब, एमिटर, एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर का बता रहा हूं। एमिटर का मतलब है जो इंटरनल एनर्जी बाहर निकाल दे, एमिट आउट करना, एक्सटर्नल है, एक्सोथर्मिक है। एब्जॉर्बर का मतलब है कि जो एब्जॉर्ब करेगा बाहर की एनर्जी। और रिफ्लेक्टर का मतलब है कि जो लाइट रे को बाहर के बाहर ही रिफ्लेक्ट बैक कर दे, ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो अब आपके पास डल सरफेसेस, टेक्सचर्ड सरफेसेस या ब्लैक कलर सबसे अच्छा एमिटर है। जो अच्छा एमिटर होगा, ये याद रखिएगा, कि जो आपके पास अच्छा एमिटर होगा वो अच्छा एब्जॉर्बर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? जो अच्छा एमिटर होगा वो अच्छा एब्जॉर्बर होगा। अब इसकी एग्जांपल पेपर में कैसे आती है? वो कहेगा जी दो चाय के कप हैं, एक व्हाइट रंग का, एक ब्लैक रंग का।
ये पास पेपर्स में है, आप में से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने कराया होगा, आपको नजर पड़ी होगी आपके, कि जी दो चाय के कप हैं, एक है जी आपके पास ब्लैक, एक है जी आपके पास व्हाइट, कौन सा पहले ठंडा होगा? द आंसर इज ब्लैक। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर अपनी इंटरनल एनर्जी जल्दी बाहर निकालेगा, व्हाइट नहीं निकालेगा। क्यों? थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जो जो ब्लैक कलर है वो सबसे अच्छा एमिटर है, वही अच्छा एब्जॉर्बर भी है। क्लियर जी? यहां तक समझ में आती? अच्छा जी, फिर आते हैं जी व्हाइट पे। जो व्हाइट कलर है, जो शाइनी है, जो स्मूथ सरफेसेस हैं, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। आप में से बहुत सारे लोग अभी कुछ 5-10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले अपने अपने घरों को पहुंचे हैं क्लासेस लेके। आपके 90% स्कूल्स का यूनिफॉर्म व्हाइट कलर का होता है। वजह क्या है? वजह यह है कि व्हाइट कलर आपकी एक्सटर्नल एनर्जी को, जो सूरज से एनर्जी आ रही है, वो आपके अंदर आपकी बॉडी तक ट्रांसफर नहीं होने देगा। होता है कम करेगा, रिड्यूस करेगा। वजह? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है। सिवाय खाने काबा के, मैंने, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी नजर से नहीं गुजरा कि मैंने किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग को ब्लैक कलर का देखा। ज्यादातर एक्सटर्नल कलर्स व्हाइट होते हैं या हल्के कलर किए जाते हैं। वो वजह क्या है हल्के कलर करने की? वजह यह है कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक करना होता है, वो अंदर ना आए। क्योंकि अगर वो अंदर आएगी तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, बहुत सारे सवाल आते हैं, वो ग्राफ का कर्व दे देगा तो आपको देखना होगा किस तरीके से, कौन सा बेहतर है, कौन सा, भी थोड़ी देर में देख। फिर आते हैं जी दो चीजों पे। ये जो जितनी चीजें आपने पढ़ी, आपने कंडक्शन पढ़ी, कन्वेक्शन पढ़ी, रेडिएशन पढ़ी, ये काम कहाँ आती है रियली लाइफ में? क्या है? तो दो जगह काम आती है। एक है जी सोलर पैनल, दूसरा है जी वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क को आप थर्मोस भी कह सकते हैं, वो आपके घर में भी होगा। आपकी वालदा अगर आसपास हैं तो उनको नजर आएगा, आप आवाज देके पूछे कि हमारे घर में थर्मस है, वो आपको दिखाएंगी। उसके अंदर चाय रखें तो वो गर्म रहती है। पानी, ठंडा पानी डालेंगे वो काफी देर तक। आप लोग स्कूल भी लेके जाते हो आजकल, तो अच्छी बड़े कार्टूनिस्ट टाइप के आ रहे हैं, तो उसमें बच्चे भी कैरी करते हैं उसको। अब वो काम कैसे करता है? वो काम इस तरह करता है कि जी ये है जी डायग्राम, ये अभी आपके सामने आ रही है। अब काम इस तरह होता है कि इसके अंदर चार तरीके हैं एनर्जी के लॉस के। चार तरीके क्या हैं? एक कंडक्शन, आप ऊपर पढ़ के आए। एक कन्वेक्शन आपने पढ़ा है। तीसरा रेडिएशन, और चौथा वाइब्रेशन। सर फाद ये चौथा कहां से आ गया? चौथा आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस है। वैसे बाकी तीन भी नेचुरल ही है, कोई हम नहीं करा रहे, इंसान नहीं करा रहा उसको। इंसान से उसके रेट को ऊपर नीचे कर सकता है, स्टार्ट या एंड नहीं कर सकता इंसान। कहोगे सर फाद आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम खत्म कैसे नहीं कर सकते, हम तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह पाक ने आपको और मुझे परफेक्ट नहीं बनाया। मैं इस वक्त कोई 18-19 बच्चों से मुखातिब हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप सबको मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं। नेट का ग्लिच हो सकता है, आप थके हुए हो सकते हैं, आप खाना खा रहे हो, आपकी कोई और क्लास हो। देर आर मल्टीपल रीजंस। आप स्कूल से थके हुए आए हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से हमारी, मेरी और आपका इनपुट टू आउटपुट रेशियो कभी 100% नहीं होगा। तो यहां आपके पास जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें हर जगह वर्ड लिखा है रिड्यूस, कहीं लिखा हुआ नहीं है एलिमिनेटेड। क्योंकि हम कर नहीं सकते ना, हम इंसान है, हमारे हाथ भी नहीं है। मैं भी
कोशिश कर रहा हूं मुख्तलिफ तरीकों से, जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूं, इट कैन बी, इट इज सेप्टर, वेल्स, क्रेडो, मामा, जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, बीकन नॉर्थ, जहां जहां मैं कोशिश कर रहा हूँ, ईडन कॉलेज में, सब जगह यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी मैक्सिमम एफर्ट दूं और बच्चों से मैक्सिमम एफर्ट निकालूं। ये जो क्लासेस हैं, ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये उनका एक उनका पार्ट है कि आपका ओ लेवल फिजिक्स बेहतर हो जाए। करने वाली जात अल्लाह की है, हमने सिर्फ कोशिश करनी। तो अब जो तीन चार को चीजें हैं जो आपके पास इसको मैकेनिज्म को चेंज कर रहे हैं, वो क्या है जी? एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, एक रेडिएशन, एक इवेपोरेशन। अब ये रोकना कैसे? देखो, ये टेम्परेचर लेट से ये 50 डिग्रीज पर है, ये 50 डिग्री मुझे रोकना है। तो मैं क्या करूंगा? मैंने एक इंसुलेटेड स्टॉपर लगा दिया जिसने इवेपोरेशन रोकी। फिर मैंने क्या करा जी? इन दो वॉल्स के बीच में वैक्यूम कर दिया। क्यों वैक्यूम कर दिया? मुझे ये पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों आपके पास जब मीडियम पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो ही कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। कंडक्शन और कन्वेक्शन कब होगा? कौन सी वाइब्रेशन और कौन सी मूवमेंट? तो आपने क्या करा? आपने जो वैक्यूम करा, उस वैक्यूम करने से क्या हुआ कि आपके पास कंडक्शन और कन्वेक्शन किसी हद तक रुक गई। क्यों? क्योंकि दोनों को मीडियम पार्टिकल्स चाहिए, एक को वाइब्रेट होने के लिए और एक को फिजिकल डिस्प्लेस होने के लिए। अगर पार्टिकल ही नहीं होंगे तो कहां से मूवमेंट और कैसी मूवमेंट? ये सवाल एक और तरीके से आता है। वो कहता है सूरज से जो हीट एनर्जी आ रही है वो कौन से मेथड से आ रही है और क्यों आ रही है, बाकी दो क्यों नहीं है? तो वो रेडिएशन है भाई, वी नो दैट। क्यों रेडिएशन है? क्योंकि भाई कंडक्शन और कन्वेक्शन को पार्टिकल्स चाहिए और वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? हादिया, बिलाल, हिबा, लाइबा, मुआज, अल्तमश, मुस्तफा, नबीहा, अहमद, जहरा, बरीरा, अयान। अच्छा जी। अब आखिरी स्टेप पर तीन चीजें आपने रोक दी। चौथी और आखिरी चीज आपके पास क्या है जी? चौथी और आखिरी चीज आपके पास है रेडिएशन को रोकना। था सब हो तब भी हो जाएगा, ना हो तब भी हो जाएगा। उसको रोकना सबसे मुश्किल काम है। तो रेडिएशन को रोकने का तरीका यह है कि आप क्या करते हैं? आप उसकी आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट दोनों दीवारों को सिल्वर कर देते हैं, शाइनी कर देते हैं। अब जब आपने उसको सिल्वर और शाइनी कर दिया तो अंदर की हीट अंदर रिफ्लेक्ट होगी, बाहर की एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होगी। यानी अगर आपने इसको ये कर दिया है तो आपके पास यहाँ की लाइट एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट बैक करेगी और अंदर की लाइट एनर्जी एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट बैक करेगी, थर्मल एनर्जी। वो अंदर जानते हुए मुश्किल होगी, चला जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2017 में पानी गर्म करके रखा था वो आज तक गर्म होगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रेडिएशन होती है, कम कर देते हैं, 4 घंटे 6 घंटे में वो चीज चेंज होगी जो खुले कप में 2 मिनट में हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, फिर चलते हैं जी सोलर पैनल पे। अच्छा, अब एक सोलर पैनल नाम सुनते ही आपके जहन में आया होगा कि जी वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नहीं भाई, ये वो नहीं है। वो भी है सोलर पैनल, उसकी कहानी अलग है, वो आप A2 में पढ़ेंगे। सोलर पैनल ये गांव देहात में लगते हैं या उन जगहों पे लगते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतनी नहीं है। ये क्या करते हैं कि जी सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हुए पानी गर्म करते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी डायग्राम बहुत पथेटिक है, फॉर दैट आई एम सॉरी। एक मेटल का पाइप है जो जिगजैग घूम रहा है,
और एक बॉक्स है जो ब्लैक रंग का है। अब ब्लैक कलर का ही क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है सर? आपका फेवरेट कलर ब्लैक है? नहीं भाई, ऐसे कोई पागलपन नहीं है। इसलिए कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ब्लैक कलर जो है वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है एक्सटर्नल एनर्जी का। तो अगर कोई चीज एक्सटर्नल एनर्जी की एब्जॉर्बर है तो वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी उतना जल्दी मेरा पानी जो है वो जो इन पाइप्स के थ्रू मूव कर रहा है वो गर्म होगा। दूसरा, आपने जो पाइप बनाए या रखे इसमें, वो आपने रखे हैं सॉलिड मेटल के। क्यों भाई मेटल क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो थर्मल कंडक्टर, ऐसा लेंगे जो थर्मल कंडक्टर हो, जो जल्दी पानी गर्म हो, जब वो गर्म होगा तो पानी भी गर्म हो जाएगा भाई। क्या ये बात समझ में आती है? क्या यहां तक क्लियर है? इंडिविजुअल बताइए। हारिस नहीं समझ आया? क्या करा है आपने, एक ब्लॉक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर आपने पाइप पास कर दिया। अब जब पाइप पास किया तो उस बॉक्स के ऊपर आपने काले रंग का कलर कर दिया। क्यों काले रंग का कलर करा? क्यों? क्योंकि भाई आपको ये पता है कि ब्लैक कलर जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है एक्सटर्नल एनर्जी का। वो बाहर से जो सूरज से रोशनी आ रही है वो सबसे ज्यादा वो ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद कोई और कलर आता है। जबकि जो पाइप थे वो आपने प्लास्टिक के नहीं रखे, आपने ऐसी चीज के रखे जो मेटल है, ताकि वो थर्मल एनर्जी वो भी एब्जॉर्ब करे। यानी जितनी कोशिश आप कर सकते थे आपने करी। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी। अब एक निहायत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जो आपने करना है। देखें, अभी अचानक से सर्दी आई है ना, सर्दी की लहर आई है। तो आप में से जिस जिसके घर में कालीन है, कारपेट है, आप अपने एक पांव कारपेट पे रखें और एक पांव फर्श पे रखें। आपको समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो ये है कि जो पांव, जिस जो साइड आपने कारपेट पे रखी होगी वहां से आपको ठंड फील नहीं होगी, जो साइड आपने फर्श पे रखी हो। क्यों? क्योंकि कारपेट के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो टेम्परेचर ब्लॉक कर लेते हैं। कारपेटिंग होना, कलर्ड होना, ये सब चीजें इस तरीके की हैं जिनसे आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी। अब ये जो हमारा टेम्परेचर वाला, ये पूरा हट गया है आपके पास, ये नहीं है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से शुरू है जी आप। अगला चैप्टर ये जो भी आपके ग्रुप पे फाइल आएगी वो सही आएगी, आप उसकी टेंशन मत लें। मल्टीपल प्रॉपर्टीज है जी जो एक टेम्परेचर से रिलेटेड है। कुछ आपके सामने लिखी हुई है मैंने। बॉइलिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये चार पांच है। अच्छा, ये याद रखिएगा, फिजिक्स ओ लेवल्स में वो शायद सब्लिमेशन और सॉलिडिफिकेशन ना पूछे। बॉइलिंग और मेल्टिंग क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतने फारिग नहीं होंगे कि आपको बॉइलिंग और मेल्टिंग बढ़ाना पड़े। आपके पास जो अगला है वो आपके पास है जी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की डेफिनेशन नहीं आती है, ये ग्राफ आता है, ये वाला। और वो आपसे ये कह रहा है कि जी ये बताएं कि जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है उस वक्त उसकी स्टेट क्या है। तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ कंडेंसेशन। एक केमिकिस्ट केमिस्ट्री की तरफ से डेफिनेशन है, मैं कतन उसको गलत नहीं कह रहा, वो कंडेंसेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, यू कैन यूज दैट। लेकिन अगर ये सवाल P1 में आए और आपके पास ऑप्शंस में लिखा हुआ हो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडेंसेशन, सो द राइट आंसर विल बी कंडेंसेशन। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए, कंडेंसेशन की एक डेफिनेशन आपको केमिस्ट्री
में पढ़ाई जाती है, आपको उसका ग्राफ भी शायद बनाया जाता हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है केमिस्ट्री का। वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, मैं उसको डिसोन नहीं कर रहा। लेकिन अगर पेपर वन में आपके पास सवाल आता है कि जी फॉलोइंग इज अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर टाइम, ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज रीजन एक्स रिप्रेजेंट, और आपके पास ऑप्शन में होता है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और कंडेंसेशन, सो द राइट आंसर विल बी कंडेंसेशन। क्या ये बात समझ में आती है? अयान, अरीबा, बिलाल, हादिया, हारिस। ठीक है जी। अब आते हैं जी इवेपोरेशन पे। इवेपोरेशन क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझें, और बॉइलिंग और इवेपोरेशन के दरमियान का फर्क समझें। इवेपोरेशन होती है हमेशा लेयर वाइज, बॉइलिंग होती है थ्रू आउट द लिक्विड। अभी जब ये मेरी क्लास खत्म हो तो आप अपनी वालदा से कहिएगा कि कोई खाली पतीली या कोई चीज यूटेंसिल दें, उसमें पानी भरिएगा और चूल्हे पे रख के चूल्हा जला दिएगा, प्रोवाइडेड आपके घर की तरफ गैस आ रही हो। तो थोड़ी देर बाद जब आप उस पानी को जाके देखेंगे, वो चारों तरफ से ऊपर नीचे हो रहा होता है, पूरी जबरदस्त तरीके से उसके अंदर रिएक्शन चल रहे होते हैं। जबकि इवेपोरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवेपोरेशन में आपने पानी थोड़ा सा गिरा दिया, थोड़ी देर बाद आप जाके देखे पानी गायब, कहाँ गया जी, कौन सी मंजलिका ले गई, वो हो गया जी इवेपोरेट। इवेपोरेशन लेयर वाइज होती है, जबकि बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड होगी। पहला फर्क। दूसरा, इवेपोरेशन को एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो जिस टेम्परेचर पर है वहीं हो जाएगी, जबकि बॉइलिंग विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी और फिक्स टेम्परेचर नहीं हो सकती। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये बताने की जरूरत है तो इसका मतलब क्लास 4 रिपीट करनी है आपने। जबकि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगी। तो तीन फर्क मेजर क्या हुए, एक हुआ इवेपोरेशन का सरफेस एरिया, बॉइलिंग का सरफेस एरिया नहीं होता, थ्रू आउट द लिक्विड होती है। दूसरा, बॉइलिंग फिक्स्ड एक्सटर्नल एनर्जी पे होती है, फिक्स टेम्परेचर पे होती है, जबकि इवेपोरेशन किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं है और उसे किसी एक तरह की एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? अरीबा, बिलाल, हादिया, हिबा, मुआज। ओके जी। इसके बाद होता क्या है जी इवेपोरेशन में, तो हर लिक्विड में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर आप देखें तो मैंने डायग्राम में तीन एक्स बनाए हुए हैं और दो वाई। हमेशा याद रखिएगा सरफेस लेवल के करीब करीब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन सी एनर्जी सर फहद? हायर काइनेटिक एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है ये इवेपोरेट कर जाएंगे, पीछे जो रह जाएंगे वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा जी, पीछे रह गए, ये तीन हट गए, ये मैं हटा देता हूं इनको। ये रहे जी, तीन हट गए। अब पानी का वॉल्यूम भी कम हो गया, पानी का टेम्परेचर भी कम हो गया। तभी वो इस तरह के सवाल लेता है कि रनर है जी, वो स्विमिंग करके पानी से बाहर आया और भागना शुरू हुआ, उसके ऊपर का पानी ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर जल्दी गिर गया। क्यों? क्योंकि जो पसीना था, जो पानी था, वो इवेपोरेट कर गया। अब जब पानी इवेपोरेट करेगा तो भाई टेम्परेचर तो गिरेगा ना। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ओके जी। अब आते हैं जी फैक्टर्स पे। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी होगी, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी उतनी जल्दी होगी, जितना पानी में हवा में मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना कम होगा। एक फैक्टर है जी डेप्थ, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इंडिविजुअल होस्ट को एड्रेस करते हुए आउट ऑफ 10 अभी क्लास कितनी परसेंट समझ आई है? रिस्पॉन्ड करें।
होस्ट को टेक्स्ट करें और उसमें ये बताएं आउट ऑफ 10 अभी तक की क्लास समझ आई है, यस और नो। ओके, फिर आज एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है जी, आज थ्योरी क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, ठीक है जी। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा हिबा बेटा, डोंट वरी। ओके, जीते रहें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।